पहला स्टॉक है MSTC लिमिटेड। शायद आप में से कई सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। डिविडेंड बहुत ज़्यादा ये कंपनी देती है और डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है। 18-19 के बाद लॉन्च होने के बाद अभी तक इसने निफ्टी के कंपैरिजन में 596% या फिर बोल सकते हैं अराउंड 600% के आसपास कमाई करके दिया है। FII और DII भी इसमें होल्डिंग बना के रखे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि DII की होल्डिंग जो 19 में 14% थी, वो अभी कम होके लगभग 2% के आसपास, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी बढ़ी है। गवर्नमेंट की कंपनी होने के बावजूद आप इसके लॉन्च होने के बाद से इसमें सिर्फ तेज़ी ही देखेंगे, कोई बड़ी गिरावट इसमें नहीं हुई है। कैंडल वाले चार्ट देखेंगे तो अराउंड 1150 के आसपास यहाँ से कहीं से इसमें गिरावट चल रही है और एक ओवरसोल्ड स्टॉक के जैसा ये दिखाई दे रहा है। लेकिन PE रेशियो देखेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो इसीलिए हम लोग इसे मैक्सिमम से हटा के 3 साल का कर देंगे और यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि मीडियन यहाँ पर EPS थोड़ा बहुत पिछले 2 क्वार्टर बोल सकते हैं, 2 साल बोल सकते हैं, वहाँ से ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन PE जो है वो अभी अपने मीडियन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो हर चीज़ को देखते हुए इसमें अगर मुझे एंट्री करनी होगी इस साल, तो मैं 500 से लेके 530 के बीच में इसमें एंटर करने के लिए सोचूंगा। अगर आपने इसमें बाइंग का मन बना रखा है तो एक बात याद रखना कि 620 पे भी इसका एक सपोर्ट है, जो कि इसकी वजह से है, लेकिन फिर भी मैं एंट्री 530 के नीचे ही करूंगा, अदरवाइज इसे इग्नोर करूंगा। अगली कंपनी है सिगाची इंडस्ट्रीज। कई बार इसे डिस्कस कर चुका हूं मैं और मैंने कई बार बोला भी है कि मेरा जो मेन कंसर्न है वो इसमें है प्रमोटर्स की होल्डिंग 45%, लेकिन कंसर्न है इसमें ये प्रमोटर के स्टेक्स गिरवी रखना। काफ़ी बड़ा स्टेक जो है प्रमोटर्स ने गिरवी रखा हुआ है। मैं 5% से ज़्यादा अगर प्रमोटर अपना स्टेक गिरवी रख देते हैं तो भी मैं डेंजर समझता हूँ। यहाँ तो 23% से ज़्यादा की बात हो रही है। सिर्फ इसको अगर आप इग्नोर कर दोगे तो बाकी और बहुत कुछ इसमें नेगेटिव दिखाई देगा नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की जो छोटे मोटे नेगेटिव हैं वो ये कि प्रमोटर्स ने जो गिरवी रखा है वो तो रखा है, लेकिन लॉन्ग रन में थोड़ा बहुत स्टेक कम किया है और वो स्टेक आया है पब्लिक के पास, थोड़ा सा बोल सकते हैं FII के पास भी, लेकिन DII के पास जो स्टेक था वो भी 0 हो गया है। तो यहाँ पे भी नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है ज़्यादा। बात करेंगे PE रेशियो की, तो मैक्सिमम में भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन EPS देखेंगे तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 3 साल का इसे करके देखें तो भी मीडियन से इसका डिस्टेंस जो है PE का अभी दिख रहा है और हाई से इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अगर 54-55 रुपीज़ से ये सपोर्ट दिखा के ऊपर जाने लगता है तो मुझे कोई हैरानी होगी नहीं, लेकिन मैं अगर इसमें एंट्री करना चाहूँगा तो 40 रुपये के नीचे में ही डिस्कशन करूँगा, एंट्री नहीं करूँगा। 40 रुपये के नीचे मैं डिस्कस करना शुरू करूँगा और बिकॉज इसमें प्लेजिंग इतनी ज़्यादा हो रखी है, मैं या तो इसके नीचे बहुत कम इन्वेस्ट करूँगा या तो 30 रुपये के नीचे जाने का वेट करूँ। ठीक है, ओवरऑल अभी मेरे लिए ये स्टॉक थोड़ा सा डेंजरस है, इसीलिए मैं थोड़ा कम ध्यान दे रहा हूँ। अगला स्टॉक है किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। काफ़ी अच्छा दिखने वाला स्टॉक है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, डिविडेंड देखेंगे, डेट देखेंगे, हर चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है। इवन शेयर होल्डिंग पैटर्न में आएंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए कांस्टेंट बनी हुई है। FII स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, DII 9% का स्टेक मेंटेन करके चल रहे हैं। और जहाँ पे भी मैंने कई बार बोला है, जब पब्लिक की स्टेक आपको कम होती हुई दिखे ना तो कहाँ जा रही होगी, इन तीनों में से ही किसी के पास जा रही होगी। तो सिंपल ये देखो कि पब्लिक की स्टेक कम हो रही है या नहीं। जब पब्लिक की कम हो रही हो तो समझ जाना कि स्टॉक में एटलीस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में पॉजिटिवनेस है। अभी काफ़ी टाइम से स्टॉक में कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन यहाँ से जो तेज़ी आनी शुरू हुई है, देख सकते हैं कितना इसने पैसा लोगों को बना के दिया है। अभी ये जो फॉल आया है उसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये शायद एक मौका हो इसमें एंट्री करने का। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हम लोग जाएंगे PE रेशियो में। तो यहाँ पे मीडियन इसका लगभग यहाँ कहीं बन रहा है, PE थोड़ा ऊपर है। EPS में कोई इश्यू नहीं है, नो डाउट। इसको हम लोग 3 साल का करके देखते हैं तो भी मीडियन और PE के बीच में जो है थोड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है। तो मैं पर्सनली इसको थोड़ा और गिरने दूंगा। पहला एक बाउंस ये 1500 या 1520 के आसपास में ले सकता है। अगर इसको ऊपर ही जाना है यहाँ से तो ये 1500-1520 के आसपास में पलटना चाहे तो पलट सकता है, वहाँ पे मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर मार्केट में कुछ भी होता है अनयूजुअल, जिससे कॉमनली सारे ही स्टॉक्स गिरते हैं, तो शायद ये 1000 के नीचे जाना शुरू कर दे, तब मैं इसको बाइंग के लिए सोचूंगा, अदरवाइज इग्नोर ही करूंगा। रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न सिर्फ यही है, इसकी हिस्ट्री जो है कुछ खास नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पे ये तेज़ी कब इस तरह की सन्नाटे में बदल जाए पता नहीं। ठीक है, तो मैं इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसीलिए सेफ साइड
मैं इसमें 1000 के नीचे जाने का वेट करूँगा। अगर जाता है तो ठीक, नहीं जाता है तो मैं इसे इग्नोर करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके फंडामेंटल्स देखें, टेक्निकल्स देखें तो हर चीज़ जो है पॉजिटिव दिख रही है। अगला स्टॉक है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इस स्टॉक को मैं इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि जब मैं स्टॉक मार्केट को सीख ही रहा था या फिर बोल सकते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा था, उस टाइप में मैंने इसे लगभग 150 या शायद 160 के आसपास में ऐड किया था। और मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि जब मैं सीख रहा था तो पैसे होने के बावजूद भी मैं स्टॉक्स में 5000 10,000 इस तरह से ही इन्वेस्ट करता था ताकि वो डूब भी जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख ना हो। उसमें से एक स्टॉक ये भी था और दुख मुझे इस बात का है कि मैंने इसे यहाँ पे जब ये बॉलिंजर से बाहर गया था 900 के आसपास कहीं पे, तब मैंने इसे बेच दिया था क्योंकि प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा दिखा रहा था परसेंट में, ऑब्वियसली नॉट इन रुपीज़। और मैं नया नया लर्नर ही बोल सकते हैं यहाँ पे इस ड्यूरेशन में था, इसलिए जो मैंने इसमें सेलिंग का ऑर्डर लगा रखा था यहीं पे इसी किसी महीने में और अच्छे खासे प्रॉफिट में मैं इसमें से निकल गया। जबकि मुझे करना ये चाहिए था कि यहाँ पे मुझे इसमें एवरेजिंग करनी चाहिए थी। टेलीग्राम में मैंने किसी के पूछने पे मैंने बताया भी था कि अराउंड 900 या 960 पे शायद हमें एक मौका मिला था एंट्री करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें से कुछ टाइम पहले उसी टाइम निकल गया था। खैर यही सब गलतियाँ होती हैं जिनसे एक इन्वेस्टर सीखता है। तो देखिए मैं 2024 में भी सीख रहा हूँ और इसीलिए मैं बोलता हूँ होल्ड करो। सोचो ये 160 रुपये इस लेवल पे कितने हो जाते है ना। तो जब भी थोड़ा बहुत फॉल आता है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस फंडामेंटल देखो, न्यूज़ देखो। कॉमन रीज़न की वजह से अगर पूरा मार्केट गिर रहा है तो ऑब्वियसली आपका फेवरेट स्टॉक भी गिरेगा, तो उस टाइम में बेचना नहीं है, या तो एवरेज करना है या तो सिर्फ होल्ड करके बैठे रहना है। चलिए ये तो हो गई पास्ट की बात। अब अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो अभी के टाइम पे, तो आपको एक ये फॉल जैसा दिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जिसने इसमें पहले एंट्री कर ली ना यहाँ कहीं पे, जैसा मैंने बोला अभी 900 के आसपास में, वो होल्ड करके चल सकता है। इसमें एवरेजिंग मुझे नहीं लगता, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे करनी चाहिए। आप पी रेशियो में आके देखेंगे तो यहाँ पे भी मीडियन यहाँ पे है, पीई बहुत ऊपर है। ईपीएस में नो डाउट कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा ईपीएस चल रहा है इसका, लेकिन पीई अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसे 3 साल का करके देखें तो भी इसमें जो गैप है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मैं पर्सनली अभी इसमें वेट करूँगा। जब भी ये मुझे 1050 के नीचे जाता हुआ दिखता है तो आप मुझे रिमाइंड कर सकते हो या फिर इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन हम लोग कर लें। अब आगे और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा अगली वाली वीडियो में थोड़े ज़्यादा शेयर्स में डिस्कस कर पाऊँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।